वेलोसिटी का आप और एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। चलो ये ठीक है, इसको अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अगर किसी का डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है एस इज इक्वल टू 5x³ तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैं पूछूं कि इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनेगी, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन का तरीका क्या बताया था मैंने, x⁻³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x²। देख लेना वो फॉर्मूला में लगा के, आपको समझ में आ ही जाएगा कि 3x² ही होगा, x⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ करेंगे तो ये 5 तो ऑलरेडी बार है, तो 5 × 3x² कितना हो जाएगा 15x²। तो ये उसकी वेलोसिटी हो गई। और वेलोसिटी मिल गई तो मैं इसका इंटीग्रेशन करता सॉरी एक और बार डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ नहीं होता, वो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। मतलब अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, फाइनल वेलोसिटी 50 हो गई, और जो टाइम लगा इसको 2 सेकंड लगा, बहुत फास्ट चला गया, उसको 10 से 5 50 होने में स्पीड सिर्फ 2 ही सेकंड लगी, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो मैं बोलूंगा एवरेज एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, मतलब 50 - 10/2। तो अगर उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो मतलब ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन वो दोनों सेम होंगे। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, उसका एक्सीलरेशन अगर भी टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, मतलब 1 सेकंड पे उसका एक्सीलरेशन 5 था, 2 सेकंड पे उसका 10 हो गया। तो यही सब चीज़ के लिए हम ये यूज़ करते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चीज़ ही इसलिए पैदा हुई है कि जो चीज़ कांस्टेंट नहीं है उसकी इक्वेशन बना सके। हालांकि जो चीज़ कांस्टेंट है उसके लिए तो हम डायरेक्ट जो बचपन से 9th 10th स्टैंडर्ड में कर रहे थे Δx/Δt उससे सॉल्व कर सकते हैं। बट ये चीज़ इसीलिए है इंटीग्रेशन कि जो चीज़ कांस्टेंट नहीं है। और मैं अभी से बता देता हूँ, जो 11 के स्टार्टिंग में उनके लिए या बाद में 12th वालों को तो पता ही होगा कि कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती। फिजिक्स में जब भी कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती है उनका जवाब ये होता है, गॉड मास्टर बोलते हैं उनको, इंटीग्रेशन। अगर कोई भी सवाल का जवाब नहीं आ रहा वो आप नोटिस कर लोगे आगे जाओगे तो भी, या काफ़ी लोगों ने नोटिस कर भी लिया होगा कि कोई भी चीज़ का किसी और तरीके से आंसर नहीं आता तो दिमाग में एक चीज़ जरूर ट्राई होनी चाहिए, ट्राई करो इंटीग्रेशन। देखो वेलोसिटी को और एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे 30x हो जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल गई, मतलब जब ये क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो सकता है, मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा चेंज हो रहा है। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है कि अलग अलग टाइम पे उसका कैसा है। तो देखो ये एक्सीलरेशन मतलब एक्चुअली में ये जो डिस्प्लेसमेंट को अपन टाइम के रिस्पेक्ट में जब ये करते हैं ना, मतलब ये सारी चीज टाइम ही है, क्योंकि वेलोसिटी होती ही क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर पोजीशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो ये वेलोसिटी नहीं मिलेगा, या वेलोसिटी को पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ये ध्यान में रखना है। डिस्प्लेसमेंट को जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है। अब एक्सेलरेशन को वापस इंटीग्रेट कर देंगे तो मिल जाए आपको वेलोसिटी मिलनी है, तो वही चीज़ मैं वापस समझा रहा था। इंटीग्रेट कर दोगे एक्सेलरेशन को और वेलोसिटी को वापस इंटीग्रेट कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट। चलो ये अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से तो ये सब समझ में आ जाएगा कि मैं बता क्या रहा था। अभी जो मेन 3 इक्वेशन होती है ये चैप्टर की वो मैं बता रहा हूँ। देखो आपने पढ़ी होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as होती है, और एक s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, और एक होती है s इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2 इंटू टी। अब ये 4 इक्वेशन की खास बात क्या है पता है, ये चारों इक्वेशन आप तभी यूज कर सकते हो जब जो मोशन हो रहा है उसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। देखो अभी एक्सीलरेशन की वैल्यू ही चेंज होती रहेगी तो आप एक्सीलरेशन एक ही जगह पे क्या डालोगे, सारे इक्वेशन में ए है, ये इक्वेशन में नहीं है हालांकि, बट जो एवरेज वेलोसिटी की बात करता है वो एक्सीलरेशन के पे डिपेंडेंट है। तो ये बात खास ध्यान में रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन आए उसमें एक्सीलरेशन ही कांस्टेंट ना हो तो भूल जाना आप 4 में से एक भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो उसका जवाब क्या है, अगेन मैंने जो पहले बताया था इंटीग्रेशन। तो आप ये समझो कि ये 4 इक्वेशन आई कहाँ से, डिराइव कैसे हुई, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, डेरिवेशंस। तो देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम ऐसे लिखते हैं ds/dt। आपने पढ़ा होगा 9th में कि ये होता है वेलोसिटी Δs/Δt। बट अब जो इंस्टेंट ये होती है एवरेज वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस कोई भी मूवमेंट की बात करते हैं तो वो होती है ds/dt। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, और दूसरी चीज़ के जो एक्सीलरेशन होता है वो मैंने बताया था वो होता है dv/dt, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv की इक्वेशन मिलेगी dv इज इक्वल टू ए डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा इस तरफ v, dv का इंटीग्रेशन होता है v, और v इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा।
अब जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक बात की हमेशा याद रखना है कि इंटीग्रेट करते हैं ना तो हम उसकी लिमिट्स डालते हैं। लिमिट्स क्या होती है? इनिशियल चीज़ और फाइनल चीज़। मतलब ये v की इनिशियल जो वेलोसिटी होती है वो होती है u, और फाइनल वेलोसिटी हम जनरली बोलते हैं v। और टाइम पे होता है t1 और फाइनल टाइम होता है t। और ये ऐसे लिमिट्स डालते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल को ऊपर लिखते हैं, इनिशियल को नीचे लिखते हैं, और फिर यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू T2 माइनस T1। हालांकि T1 हमेशा मतलब जनरल केस में हम जीरो ही कंसिडर करते हैं, मतलब जीरो पे स्टार्ट करते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाती है v माइनस यू इज इक्वल टू एटी, या इसको हम ऐसा भी लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये बनी आपकी पहली इक्वेशन। तो जब भी आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे कि जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब। बट ये याद ध्यान में रखना है कि ये जो वाली इक्वेशन है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कभी भी यूज कर सकता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कभी यूज नहीं कर सकते। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन कैसे डिराइव हुई। तो दूसरी इक्वेशन डिराइव हुई है कि v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी था, तो v की जगह पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ से u प्लस एटी। वी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ u प्लस एटी, तो मैंने लिख दिया u प्लस एटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। फिर इसको ये हम इंटीग्रेट करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा फिर वो रफ फर्क हो जाएगा। तो डी एक्स की इक्वेशन मिल गई u प्लस एटी इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करता है? तो डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, फिर ये डी टी को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक बार यू से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यू यहाँ पे टाइम का कोई टर्म नहीं है, तो यू तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। अब यहाँ पे जो टाइम टी है वो कांस्टेंट नहीं है, और टी डी टी है, तो मैंने क्या बताया था टी रेस टू वन है, तो एक्स रेस टू वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स रेस टू टू बाई टू, तो ये हो जाएगा टी रेस टू टू बाई टू। तो यहाँ से इक्वेशन मिलती है आपको एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो दूसरी इक्वेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और तीसरी इक्वेशन जो आपकी मिलती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वो कहाँ से डिराइव हुई? तो देखो ये जैसे एक चीज़ आपने देख ली ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, दूसरी चीज़ आपने देख ली वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी है, वैसे एक तीसरी इक्वेशन भी होती है, वो होती है ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। देखो ये कैसे डिराइव किया मैंने, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी था ना, तो डी वी बाई डी टी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी था ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डी वी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, डबल डिफ्रेंसिएशन होता है तो उसको लिखता अपन डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। बट अभी यहाँ पे वी डी टी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी है ना, तो डी टी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ डी एस बाई वी। तो यहाँ पे ही मैंने लिख दिया, देखो डी ये v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी है, तो मैंने डी टी की जगह पे डी एस बाई वी लिख दिया, तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा डी एस बाई, तो v ऊपर चला जाएगा, तो उससे सिंपल मुझे इक्वेशन मिल गई ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो ये जो इक्वेशन मिली थर्ड वन ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, उसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगी इक्वेशन? इस तरफ हो जाएगा ए डी एस और इस तरफ रहेगा वी डी वी। तो वी डी वी का इंटीग्रेशन बताओ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए डी एस का तो हो जाएगा ए एस, और वी डी वी का हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू। फिर मैंने क्या बताया था, लिमिट डालनी है, तो यू से लेके वी तक, तो ये टू इधर चला जाएगा, इस तरफ वी स्क्वायर है, और लिमिट कब क्या डालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपकी तीसरी इक्वेशन मिलती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस। ये सारी डेरिवेशन हो गई। देखो सबके लिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको समझ में ना भी आए, बट इक्वेशन रटना तो इंपॉर्टेंट है। बट जिनको डेरिवेशन समझ में आए उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा जो क्वेश्चंस में, उनको उनके लिए आपको ये पूरा फंडा पता होगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ट्राई करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो 2017 से स्टार्ट करते हैं, मेरे पास जो मटेरियल उसमें 2017 से है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। हो सकता है ये वो कबीर सिंह वाली प्रीति हो। सी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1 ऑन अदर डे सी रिमेन। मतलब एक बार क्या हुआ कि एक एस्केलेटर होता है मॉल में, सबने देखा होगा, जो खुद से चलता है, अपने उस पर खड़ा रहना है। ज़्यादातर लोग उसके ऊपर भी भागते ही है, बट एस्केलेटर की मतलब क्या होता है, आप खड़े रहो ऊपर, वो खुद से जाएगा। तो एस्केलेटर था, वो गई वहाँ पे मॉल में, उसने देखा कि एक बार वो एक्सकेलेटर बंद था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी बेचारे, ऐसा हो सकता है, तो वो चलते चलते ऊपर चल गई, तो उसके लिए उसको टाइम लगा T1। दूसरे केस में क्या हुआ कि एस्केलेटर